हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आसपास का पाठ 9 और कक्षा 5 से। पाठ का नाम है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो बच्चों, इस पाठ में हम पहाड़ पर चढ़ने के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम पहाड़ पर चढ़ाई कैसे करते हैं, यानी ट्रैकिंग कैसे करते हैं। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी। पहाड़ पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे, बड़ी उमंगों के साथ। उमंगे मतलब कि बहुत सारे मन में इच्छाएं लेकर। कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब यानी कि लगभग 20 टीचर थी, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थी। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे ही बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी संकरे उबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, ये जो है पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे हैं, इनके पीठ में क्या है? सामान से भरा हुआ एक पिट्ठू है। बाप रे, कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है जिससे ट्रैकिंग पर ना जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरियप हरियप यानी कि जल्दी करो, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। फिर आगे मैडम क्या कहती हैं? सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं, चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? और मैडम का इसमें जवाब था, जी सर, ये कोई नई बात ये कोई नई बात नहीं है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए जल्दी तैयार होने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि फिर उनकी आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर रहेंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ये सबको बताया जा चुका है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? तो बच्चों, ये आपने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। आगे हैं, तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर तक चले हो? कितना चल सकते हो? तो आपने ये भी लिखना है। आगे दिया गया है, कल्पना करो पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे, चित्र बनाओ। तो बच्चों, आपने भी ये भी स्वयं करना है। आगे दिया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चढ़ ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतज़ाम देखना। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है जो ग्रुप की लीडर होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सज़ा भुगतने को तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ का अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सज़ा है या मज़ा। ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 में असम। तो बच्चों, ये असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ये कुछ राज्य हैं। तो आपको इसकी राजधानी भी याद होनी चाहिए। जैसे कि असम की है दिसपुर, मणिपुर की है इम्फाल और मिजोरम की है आइजोल, मेघालय की है शिलोंग और नागालैंड की है कोहिमा। राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मैं मिजोरम की खोनदोनवी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा ही आती थी। तो बच्चों, आपने ये भी याद रखना कि मिजोरम की जो लोकल वहाँ की भाषा थी उसका नाम था मिजो। लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे।
आगे दिया गया है, बताओ ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो बच्चों ये वीडियो इसके हम प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब नदी पार की। रोज़ की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता है। पट्टियाँ बांधते और मरहम मलते हुए हम रोज़ एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। तो बच्चों ये देखो यहाँ पे ऐसे बंधा हुआ था एक रस्सा। इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिट ऑन यानी खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो ये हुक उखड़ गए तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक यानी सिखाने वाले ट्रेनर ने कमर पर रस्सी बांधी और उसमें स्लिंग एक तरह का हुक, स्लिंग क्या होता है, एक तरह का हुक डाला और उस स्लिंग को नदी पर बंधे मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता नहीं था। मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई पर साहस नहीं जुटा पा रही थी। साहस यानी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किट 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 मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के बीचों बीच जमीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथ से रस्सा छूट गया। मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। अब तो बह जाऊंगी, पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर खड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती यानी कि हिम्मत जुटा रही थी। आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर मैं खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्लाकर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, ये उसी का परिणाम था। तो बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे दिया गया है रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। रॉक क्लाइंबिंग क्या होता है? चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। ये गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन और विंड चीटर यानी जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान ले। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको।
तो बच्चों ये देखो यहाँ पे ये है किस तरह से चट्टान पर चढ़ रही है। मैं एक बार फिर बड़ी चट्टान को ज़मीन मारकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक यानी बिना किसी डर के और निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। एक मज़ेदार घटना। शाम हो चली थी, खोंदोनबी को भूख लगी थी और हमारा खाने का सामान भी ख़त्म था। मेरे देखते ही देखते वे कंटीली तारें पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहाँ से वे 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वे खोंदोनबी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारे समझ से बाहर थी। खोंदोनबी बीच बीच में मिज़ो भाषा में कुछ जवाब देती जो हमें समझ न आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार हाव भाव से मैंने उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर से सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे थे। हम बहुत घबरा गए। टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिए। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कहाँ हो तुम? पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी। हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियाँ बजने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टॉर्च जलाए हुए हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह खड़े हो गए। खोंदोनबी को लगा कि हमें कुछ ना कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मिज़ो भाषा से ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में हम ग्रुप में मिल गए। तब जाकर हमारी जान में जान आई। तो आगे दिया गया है एक खास मुलाकात। रात को खाने के बाद हमें एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थी बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से आशीर्वाद लेने आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री पाल भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेड़ू पाको बारह मासा, काफल पाको चेता मेरी छेला। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनने का इतिहास रचेगी। तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों कैंप। ये कब की बात है? 18 फरवरी सन 1984 की। हम अब लगभग 2001 मतलब 2134 मीटर का ऊंचाई पर खड़े थे। हम रात को यहीं रुकना था। हम अपना अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली शीट थी, जिसमें हवा रुकी रहती और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हमने टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम भी सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थरों से चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाया। खाना खाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किए और जगह साफ की। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे हुए थे, जिनसे गर्मी रहती है। मैं सोच रही थी क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थके हुए थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई। तो बर्फ़ गिर रही थी। सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह थी बर्फ़। वाह, देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधे, घास, पहाड़ सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ पर और लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई। हम छड़ी के सहारे पैर जमाकर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ़ से ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ़ के गोलों से भी खेले। तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों कैंप का आखिरी दिन। ये बात है 21 फरवरी सन 1984 की। कैंप फायर, आग जलाने की तैयारी चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे। खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक
मैं कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन में भी कोई गड़बड़ हो गई, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये पाठ 9 समाप्त होता है। तो बच्चों, आप नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर देखना। बाय बाय बच्चों।